नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी, आपके साथ टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। अर्ली प्राइम टाइम के पहले न्यूज शो 4 का फायर में आपका स्वागत है। दिन भर की सारी वीडियोस हम आपको दिखाएंगे, ब्रेकिंग खबरों की हर अपडेट आपको बताएंगे, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ है श्वेता भट्टाचार्य। 4 के फायर में बैटलफील्ड से आज का सबसे ताजा अपडेट क्या है वो हम आपको बताएंगे। क्या पोलैंड पर रूस ने मिसाइल से हमला किया है? अब क्या नेटो देश की गुटबंदी होगी और सारे नेटो कंट्रीज रूस पर मिलकर हमला कर सकते हैं? ग्राउंड जीरो से पूरी खबर का विश्लेषण भी हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। 4 का फायर में एकनाथ शिंदे के राज में क्या हो रहा है ये आपको बताऊंगी। साथ ही क्या कानून व्यवस्था का भय लोगों के जहन से खत्म हो गया है? ये दरअसल हम नहीं कह रहे। औरंगाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर आपको इस बात पर एतबार हो जाएगा। ये सारी खबरें, सारी वीडियो सबूतों के जरिए आपको दिखाएंगे। और चलिए अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात औरंगाबाद की करेंगे। औरंगाबाद से छेड़छाड़ का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। औरंगाबाद में एक नाबालिग लड़की ऑटो से जा रही थी। इसी दौरान मौका पाकर ऑटो ड्राइवर ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। मासूम लड़की को जब बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो चलते ऑटो से ही कूद गई। सड़क पर गाड़ियां तेज रफ्तार से चल रही हैं, तभी एक ऑटो से लड़की सड़क पर गिर जाती है। जैसे ही लड़की ऑटो से गिरती है, उसके राइट साइड पर एक गाड़ी रुकती है और लड़की के ठीक पीछे एक युवक अपनी बाइक रोक देता है। बाइक सवार युवक उतरकर लड़की के पास जाता है और उसे सहारा देता है। इस बीच कुछ और लोग भी दौड़ते हुए लड़की के पास आते हैं। लड़की दर्द से बुरी तरह तड़पती हुई दिखाई दे रही है। दर्द की वजह से लड़की छटपटाती नजर आ रही है। धीरे धीरे वहां कुछ और लोग भी जमा हो जाते हैं। तभी एक शख्स पानी की बोतल लेकर भी लड़की के पास जाता है। सीसीटीवी में कैद दिल दहलाने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का है। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए चलते ऑटो से छलांग लगा दी। पीड़ित लड़की के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए लड़की को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को कुछ घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चलिए बात करेंगे यूक्रेन और रूस की। यूक्रेन और रूस के बीच एक ऐसी घटना हुई जो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। कीव पर ताबड़तोड़ हमले के दौरान रूस की एक मिसाइल यूक्रेन के बॉर्डर के पार पोलैंड के गांव में गिरी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, पोलैंड पर इस मिसाइल अटैक से नेटो तिलमिला गया है और अब सबकी नजर नेटो पर है। सवाल यह है कि क्या इसके अटैक के बाद नेटो कोई जवाबी कार्रवाई करेगा? रूस के यूक्रेन पर बीती रात मिसाइल हमलों के दौरान एक मिसाइल पोलैंड के इलाके में गिरी है। इस मिसाइल ने पोलैंड के बॉर्डर वाले इलाके में एक गांव को निशाना बनाया। रूसी मिसाइल अनाज ले जा रहे एक ट्रैक्टर के ऊपर गिरी और उसके परखच्चे उड़ा दिए। उसकी एक घातक मिसाइल जहां गिरी वहां पर एक बड़ा गड्ढा भी हो गया। जिस दौरान ये मिसाइल पोलैंड के इलाके में जा गिरी, उस समय रूस की तरफ से कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए जा रहे थे। रूस ने मंगलवार को कुछ ही घंटों में यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलों की बौछार कर दी। खार्किव से पीछे हटने के बाद पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन पर रूस का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था, लेकिन पोलैंड में गिरी इस मिसाइल ने नेटो को एक्टिव कर दिया। पोलैंड पर रूसी मिसाइल गिरने के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप के देश तिलमिला गए हैं। जानकार बता रहे हैं कि मिसाइल तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण बन सकती है। इंसान जब जानवरों के घर में घुसपैठ करता है तो मजबूरी में जानवरों को भी इंसान के शहर में आना पड़ता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी ऐसी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक बाघिन जंगल से भटककर कॉलोनी में आ गए। लेकिन कॉलोनी में आते ही उसे इंसानियत का असली चेहरा जो है वो नजर आ गया। लोगों ने बजाय वन विभाग को बुलाकर बाघिन को पकड़वाने के उसे गोली मार दी गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जरा। बाघिन पर फायरिंग का ये वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मरचुला बाजार का है। इस दौरान कुछ लोगों की मारो मारो की आवाज भी सुनाई दे रही है। लोगों के बीच दहशत बढ़ जाती है। कुछ लोग चर्चा करते हुए भी सुनाई दे रहे हैं, जो बाघिन के बूढ़ा होने की बात कह रहे हैं। अगर उसको इतना छेड़ोगे ना, वो अरे उसकी बस की कुछ है, बूढ़ा है वो। तभी फायरिंग की आवाज आती है और बाघिन भागने लगती है। इस बीच एक बार फिर गोली चलने की आवाज आती है। तब लोग कहते हुए सुनाई देते हैं कि बाघिन को गोली लग गई है।
बाघिन को भगाने के लिए हवाई फायर किया। दावा किया जा रहा है बाघिन की मौत हवाई फायरिंग के दौरान छर्रे लगने से हुई है। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जांच के दौरान पुलिस को एक गाड़ी से करोड़ों रुपए मिले हैं। नोट इतने थे कि उन्हें गिनने के लिए खासतौर पर मशीन तक मंगवानी पड़ी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये नोट गुजरात ले जाए जा रहे थे। शक है कि हवाला के जरिए ये रुपए चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए भेजे जा रहे थे। पुलिस के टेबल पर नोटों का ढेर लगा हुआ है। नोट इतने ज्यादा हैं कि इनकी गिनती करने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। तस्वीरें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 करोड़ 60 लाख रुपए कैश बरामद किए। पुलिस को ये कैश सफेद रंग की गाड़ी से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक सभी नोट प्लास्टिक की थैलों में भरकर गाड़ी के पिछली सीट पर रखे हुए थे। बरामद कैश के साथ 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक रुपए उदयपुर से गुजरात की ओर ले जाए जा रहे थे। पुलिस की अब तक की जांच में ये भी आशंका है कि कैश हवाला से जुड़ा हो सकता है। गुजरात में अगले महीने की शुरुआत में चुनाव होना है। ऐसे में के चुनाव में सप्लाई होने का भी शक है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। से पूछा गया तो पीछे वाली सीट पर ये 5 कट्टे पड़े हुए थे, सीट के नीचे थे, जिनको खोलकर चेक किया तो उसमें पैसे थे। पैसों के संबंध में गिनती की जा चुकी है। लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपया है। ये पैसा कहां से आया, किसको जा रहा था, इस संबंध में भी इंक्वायरी की जानी है। खबर ईरान से है। पिछले कुछ दिनों से ईरान में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान एक बार फिर से हिंसा की आग में सुलगी है। हिजाब के खिलाफ शुरू हुई इस लड़ाई में शहर में फिर से आगजनी हुई है। लेकिन ईरान की कट्टरपंथी सरकार झुकने को तैयार नहीं है और इस संघर्ष में 3 और लोगों की जान चली गई। शहर के बीचों बीच आग सुलगी है। उसके आसपास कुछ लोग भी हैं जो नारेबाजी के जरिए अपना आक्रोश जता रहे हैं। कई लोग पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तभी गोलियों की आवाज आती है और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2019 में हुई घटना का विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। इसके जरिए हिजाब विरोधी आंदोलन को भी धार देने की कोशिश की जा रही थी। लोग जब प्रदर्शन करने लगे तभी सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इसी साल सितंबर में हिजाब विरोधी आंदोलन के दौरान पुलिस की फायरिंग में 22 साल की अमीनी की मौत के बाद से लोग आक्रोशित हैं। अब नई घटना ने लोगों को और भड़का दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला देखने पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश मंडप का जायजा लिया। इस बार के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यूपी की थीम अयोध्या है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद इस मेले को लेकर आयोजकों के साथ साथ आम लोगों में भी खासा उत्साह है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, प्रगति मैदान में दरअसल ये मेला जो है वो लगा है, और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे थे तो वहां का जायजा भी लिया। और आगे बढ़ते हैं, बात मेरठ की करते हैं। मेरठ में आग की भीषण लपटों ने 40 घरों को चंद मिनटों में खाक कर दिया। आग मेरठ में पीएससी कैंप के पीछे बनी झुग्गियों में लगी और देखते ही देखते सारी झुग्गियां जलकर राख हो गई। आग इतनी भीषण थी कि 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आसमान छूने को बेताब आग की लपटें सब कुछ खाक करने पर आमादा है। आग इतनी भीषण कि कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती है। आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हैं। भयानक अग्निकांड का ये वीडियो मेरठ का, जहां देर रात पीएससी की दीवार के पीछे बनी करीब 40 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर भागने लगे। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस जगह आग लगी वहां करीब 70 झुग्गियां हैं, जिनमें कबाड़ उठाने वाले बंगाली परिवार रहते हैं। गनीमत यह रही कि अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई। देर रात 2 से 3 बजे के बीच झुग्गियों में अचानक आग लगी थी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया है। खास बात यह है कि इस हमले में रिहायशी इमारतों को भी नहीं छोड़ा गया।
मिसाइल हमले के बाद कई इमारतों में आग की लपटें उठती हुई देखते दिखाई दी हैं। यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल अटैक किया। मिसाइल की इमारत पर गिरते ही उसमें एक बड़ा छेद हो गया और पूरी की पूरी इमारत को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जिस इमारत पर यह मिसाइल गिरी वो 5 मंजिला है। इमारत की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमारत में रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। मिसाइल हमले का वीडियो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर से जारी किया गया। कीव के मेयर के मुताबिक इस तरह से शहर की 3 इमारतों को रूस की तरफ से निशाना बनाया गया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने शहर पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी, लेकिन मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया, नहीं तो नुकसान और बड़ा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक कुछ ही घंटे में रूस की तरफ से इस तरह की करीब 100 मिसाइलें दागी गई थी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सजा होगी। जी हां, धर्मांतरण पर धामी कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके से इतने गंभीर मसले को लेकर कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी, बाद ये बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से आ रही है। तो देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की किसी भी धर्मांतरण को या फिर इस तरह की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए बड़ा फैसला लिया गया है। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जानकारी चाहेंगे, कैबिनेट ने फैसला ले लिया है 10 साल की सजा होगी अगर जबरन धर्मांतरण करवाते हुए लोग पकड़े गए। जी बिल्कुल सही कहा कि धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला और ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अपनी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित किया, जैसे कि आजकल अंकिता भंडारी केस कहें या श्रद्धा कांड कहें या तमाम ऐसे मामले जो सामने आ रहे थे, उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है और सभी की सहमति ली है इसमें कि आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार एक कड़ा कानून बनाने जा रही है, जिसके तहत वो जो धर्मांतरण के, जैसे अभी रुद्रपुर का एक मामला वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कई लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा था, उसके बाद बहुत सरकार LIU रिपोर्ट्स लगातार मिल रही है। और अगर मैं इस प्रदेश की बात करूं, उत्तराखंड बॉर्डर के इलाकों की बात करूं, तो लगातार डेमोग्राफिक चेंज के चलते जनसंख्या का बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए अब धर्मांतरण और ये तमाम मुद्दों को लेकर 10 साल की सजा का कैबिनेट में पास किया गया है नियम, और इसके तहत इसमें और भी कार्यवाही होंगी। आपको मैं बता दूं, UCC जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम तरह की जो बातें चल रही थी, उसी तरह को लेकर UCC के लिए तमाम मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। मुस्लिम समाज से भी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है कि भाई आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह को कैबिनेट तो धर्मांतरण पर ये बहुत बड़ा फैसला है धामी सरकार का। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात हम आंध्र प्रदेश की करेंगे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बीती रात एक भीषण हादसा हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब बीच सड़क पर 2 तेज रफ्तार गाड़ियां आमने सामने से टकराई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। सड़क किनारे टूटी फूटी गाड़ियों की हालत भीषण एक्सीडेंट की गवाही दे रही हैं। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले की हैं, जहां देर रात 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक टाटा मैजिक और ऑटो लॉरी में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। गाड़ियों की टक्कर होते ही चीख पुकार मच गई। कुछ देर बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला गया। हादसे में मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 घायलों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसा कितना खतरनाक रहा होगा, इसका अंदाजा गाड़ियों की इस हालत को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। हादसे की वजह क्या रही, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सड़क हादसे के बाद बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। दरअसल इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। आरोप है कि सड़क पर कपड़े के शोरूम के मालिक का बेटा टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। लोगों की भारी भीड़ जमा है। पुलिस के जवान कुछ लोगों को उठाकर खींचते हुए ले जा रहे हैं।
सड़क पर लोगों के जमावड़े के बीच कुछ महिलाओं के रोने की आवाज भी आ रही है। हंगामे और विवाद का यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। काफी देर तक पुलिस और लोगों के बीच खींचतान चलती रही। पूरा विवाद एक शख्स की मौत के बाद खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक की टक्कर से एक शख्स की जान चली गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने गारमेंट शोरूम के बाहर शव रखकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि कपड़ा शोरूम के मालिक ने बाइक सवार को मौके से भगा दिया। आरोपी बाइक सवार शोरूम संचालक का बेटा है। प्रदर्शनकारियों ने शोरूम में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने किसी तरह हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत का दुनिया भर में कद कितना बढ़ गया, इसकी बानगी G20 समिट में नजर आई। दुनिया की सुपर पावर के मुखिया जहां पीएम मोदी को सैल्यूट करते दिखाई दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति तो जैसे मोदी से मिले, दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक के अंतिम दिन भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा दिखा। पीएम मोदी ने यूरोप के अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों के साथ मुलाकात की और इस दौरान उनका अलग अंदाज दिखा। बैठक से अलग पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में मैक्रों को गले लगाकर दिखाया कि भारतीय किस तरह से दोस्ती निभाते हैं। इसके बाद पीएम मोदी और दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी आमना सामना हुआ। भारत और पीएम मोदी का डंका दुनिया में किस तरह से बजता है, ये तस्वीर आपको बता रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट करने वाले अंदाज में हेलो करते दिखाई दिए। मतलब ये कि भारत अब दुनिया के लिए सेंटर पॉइंट बन गया है। बैठक के अंत में इंडोनेशिया की राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली से G20 शिखर सम्मेलन की बैठक को आगे बढ़ाते हुए अगली बैठक की अध्यक्षता भारत को सौंपी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने आदर और सम्मान के साथ स्वीकार किया और G20 के देशों को भारत आने का निमंत्रण दिया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली से लौट रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर गए थे, लेकिन फिलहाल वहां से लौट रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कई मायनों में बेहद अहम रहा उनका ये समिट का दौरा और ये देखिए कितना उत्साह वहां पर लोगों में नजर आया था। ऐसी तस्वीर तब भी सामने आई थी जब वो वहां पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री को विदाई देने के लिए वो वापस लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं, सैन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो बाली से स्वदेश लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और श्वेता देखिए कि अगली बार अध्यक्षता जो है वो भारत करने वाला है और जाहिर सी बात है कि जब इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैंडओवर किया गया था कि अब G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा, तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो बता रहा था कि देखिए हमारे देश का कद कितना बढ़ गया है। और ठीक ऐसी ही तस्वीर नजर आई थी जब भारत से पहुंचे थे इंडोनेशिया के बाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था और उसी तरीके से यहां पर लौटते वक्त तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। तो अब मेजबानी भारत करने वाला है। 2023 के सितंबर में दिल्ली में अब ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष जब दिल्ली में जुटेंगे तो एक अलग ही तस्वीर सामने आएगी और भारत इसको लेकर बहुत ही उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इसकी अध्यक्षता लेने के लिए ये बहुत ही मैं गौरवान्वित हूं और बहुत गर्व का पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर ले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठ गए। चुनाव आयोग से वो कुछ अपील कर रहे थे, रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। गुजरात की चुनावी लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने उम्मीदवारों के अपहरण का आरोप लगाया और अपनी इसी शिकायत को लेकर आप नेता चुनाव आयोग पहुंच गए। शिकायत करने वाली आम आदमी पार्टी की टीम की अगुवाई खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कर रहे थे और विरोध जताने के लिए गेट के सामने ही जमीन पर बैठकर धरना देने लगे। पूर्वी सूरत विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने कंचन जरीवाला को मैदान में उतारा था और कल शाम कथित रूप से वो गायब हो गए। आम आदमी पार्टी ने अपहरण का आरोप लगाया है, लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब आज जरीवाला सीधे रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे और अपना नामांकन वापस ले लिया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हार के डर से भाग रहे हैं।
दिल्ली में श्रद्धा की हत्या और सनकी आफ्ताब के क्रूर कांड की पक्की पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने पूरी रात तहकीकात की। आफ्ताब जिस जगह रहता था, जिस जंगल में वो शव के टुकड़े फेंकता था, वहां हमारी टीम ने रात में जायजा लिया। रात 2 बजे हमने पड़ताल शुरू की क्योंकि आफ्ताब 2 बजे ही जंगल जाकर शव के टुकड़ों को फेंकता था। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के व्यस्त इलाकों में से एक छतरपुर महरौली इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह है श्रद्धा मर्डर केस। जी हां, श्रद्धा के मर्डर की कहानी जिसने भी सुनी उसके जहन में वाला है, जिसमें से एक ये कि क्या कोई आशिक इतना सनकी, इतना बेदर्द और इतना दरिंदा हो सकता है कि न सिर्फ वो अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दे बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े करके उस टुकड़ों के साथ उसी कमरे में रहे और धीरे धीरे उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहे। बिल्कुल, और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर मंदिर के ठीक पीछे का यह पूरा इलाका गली नंबर 1 है और गली नंबर 1 के इसी मकान में आफ्ताब रहता था अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के साथ रहता था और यहीं पर उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। और ठीक रात के 2 बजे वो उठा करता था। उठने के बाद शव के टुकड़ों को फ्रिज से निकालता था और उसके बाद जाता था पास के जंगल में डिस्पोज करता था। हमने अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर तय किया कि हम रात के ठीक उसी समय क्या माहौल रहता है, किस तरीके से वो गली से निकला करता था, अपने घर से निकला करता था, वो पूरा सीक्वेंस आपको दिखाएं कि दरअसल उस रात में क्या होता होगा। 2 रिपोर्टर हमारे इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। अनुज हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड की पल की अपडेट को इन्होंने कवर किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने कवर किया है और क्या कुछ हुआ होगा इस बात को इन्होंने बेहतर तरीके से समझा है। डॉक्टर कपिल हमारे साथ हैं जो कि आफ्ताब की साइकोलॉजी को समझाएंगे कि आखिरकार रात के अंधेरे में 2 बजे का ही वक्त उसने क्यों चुना। तो अभिषेक बताइए, सबसे पहले रात के 2 बजे क्यों उठता था और रात का 2 बजे उसका पूरा सीक्वेंस क्या होता था? देखिए, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा अभी समय क्या हो रहा है। 2:16 का वक्त हो रहा है, बुधवार 16 तारीख, यानी कि 2 बजे वो अक्सर अलार्म लगाता था। 2 बजे का अलार्म उसके फोन में बजता था और उसके बाद वो तैयारी शुरू करता था लाश को ठिकाने लगाने की, शव के टुकड़ों को। उसके लिए सबसे पहले वो उठने के बाद अपने फ्रिज के पास जाता था, फ्रिज से 2 टुकड़े उठाता था और उसके बाद एक बैग में, या गार्बेज बैग है या एक बैग नुमा, देखिए हमने भी लाके रखा हुआ है, हम दिखाएंगे अपने दर्शकों कि किस तरीके से वो बैग को इसके अंदर रेफ्रिजरेटर से निकाला हुआ शव के टुकड़े को डालता था। बैग या संभवतः गार्बेज बैग होता होगा या फिर किसी बैग में वो रखता होगा। जी बिल्कुल, बैग में डालने के बाद वो इन्हीं रास्तों से, वो जो जंगल है, जंगल की तरफ जाता था। ये रास्ता देखिए बिल्कुल ही सुनसान है और इन्हीं रास्तों से ये बैग लेकर, इसके अंदर जो शव के टुकड़े होते थे उसको लेकर वो इन्हीं रास्ते से जाता था जंगल की तरफ और वहां जाके फिर शव के टुकड़ों को। ये उसने कितने दिन किया, कितनी रात उसने ये काम? लगभग 18 दिनों तक लगातार हर रात 2 बजे इसी तरीके से वो निकलता था और बैग लेकर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता था। तो आफ्ताब ने पूरी प्लानिंग के बाद श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाना शुरू किया। टाइम्स नाउ नवभारत की पूरी टीम उस रास्ते पर पहुंची जिस रास्ते से आफ्ताब शव के टुकड़ों को लेकर जंगल पहुंचता था। 2 बजे का वक्त है और यहाँ कहीं आसपास ऑटो नजर नहीं आ रहा अनुज, तो जाहिर सी बात है कि कई बार वो पैदल भी गया होगा और फर्स्ट डे तो जरूर वो पैदल ही गया होगा कि किसी को शक न हो जाए। निश्चित तौर पर वो पैदल ही जाता था क्योंकि जाहिर तौर पर यहाँ पर कोई ऑटो या कोई रिक्शा इस टाइप की कोई हमें दिख नहीं रही है और वो ऐसा अगर ऑटो रहता भी तो वो ऑटो से नहीं जाता, इसका रिस्क वो नहीं उठाता, इसी वजह से वो पैदल ही जाता था। क्योंकि वो यंग था, युवा था। हमने जब यहाँ से हम गुजर रहे थे तो कुछ नौजवान लड़कों को इस रास्ते से हमने जाते हुए देखा, यानी साफ तौर पर जो युवा और एक चीज और है जो बातें अभिषेक बता रहे हैं कि आप देखिए कुछ कूड़े उठाने के इस तरीके की गाड़ियां, रात को साफ सफाई का काम, तो इसमें उसने कपड़े फेंके थे अभिषेक? जी बिल्कुल, देखिए जो कपड़े खून से सने हुए थे, जो हमारे पास सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही थी, इसी तरीके से जो एमसीडी की गाड़ियां आती थी, कॉर्पोरेशन की गाड़ियां आती थी। रात को जरा जूम करके दिखाइएगा उस कूड़े की गाड़ी को। रात में जैसे ये गाड़ी आ रही है, साफ कर रही है, कूड़े उठा के ले जा रही है, तो इसी वक्त जब वो निकलता था तो उन कपड़ों को भी इन्हीं कूड़ों में डाल देता था ताकि किसी को पता ना चले कि आखिर रातों रात वो कहां गए। और इसी तरीके से इन कूड़े की गाड़ियों से वो डिस्पोज ऑफ हो जाते थे। उसके बाद वो इसी रास्ते से फिर आगे बढ़ जाता था। तो चलिए सीधे चलते हैं जंगल। तरीके से उसकी रेकी हो रखी थी अभिषेक, और सोचिए कितनी मर्डर प्लान था या
ये तो रहने दीजिए, लेकिन उसके बाद की प्लानिंग उसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कपिल सर आपसे समझना चाहूंगी, ये जो प्लानिंग उसने बाद में की, मूवीज देखना, क्राइम मूवीज देखना, या डेक्स्टर जिसकी उसने बात की वेब सीरीज की, और उसके बाद इस तरह की चीजों से केमिकल मंगवाना, कैसे खून साफ करना, तो जाहिर सी बात है मर्डर हो चुका, उसके बाद उसने पूरे ठंडे दिमाग से प्लानिंग की। बिल्कुल, ये बिल्कुल उसने एक एक चीज़ देखिए, वो पढ़ा लिखा लड़का था, उसने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी कि उसने हर एक चीज़ के बारे में गूगल में जाके रिसर्च किया, पूरी इंफॉर्मेशन ली, मैंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, मैंने किस चीज़ का यूज़ करना है, मैंने एसिड्स, मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, तो ये पूरा उसने बहुत ही बारीकी में एक एक चीज़ डिटेल में जाके करी है। टाइम्स नाउ भारत की टीम छतरपुर की उस सड़क पर भी निकली जहां से होकर आफ्ताब 18 दिन तक रोजाना रात 2 बजे के बाद जंगल के लिए निकला करता था। हमारी टीम को रात में इस सड़कों पर पुलिस की पेट्रोलिंग नजर नहीं आई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आफ्ताब ने पहले से पूरी रेकी कर रखी थी? और आफ्ताब के घर से निकलकर जहां पर वो रहता था आ चुके हैं मुख्य सड़क पर, हाईवे पर, और पीछे आप तस्वीर देखिए, वहां से वो कट है जहां से हमने सड़क को पार किया, जहां पर गाड़ियां आपको आती दिखाई दे रही हैं, जहां पर साइन बोर्ड लगा हुआ है, वहां से बमुश्किल 5 मिनट, जिस गली में रहता था वहां से 5 मिनट का वक्त हमें लगा जब हम पैदल चलकर यहां तक आ गए। और ठीक बाईं ओर आप तस्वीर देखिए, ये जंगल का वो इलाका है, महरौली जंगल का, जिसके अंदर जाकर वो बॉडी के पार्ट्स को डिस्पोज कर रहा था। इसके साथ ही रात के 2 बज रहे हैं, 2 से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सड़क पर आप देखिए ट्रैफिक ठीक ठाक है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर पेट्रोलिंग उतनी ज्यादा नहीं होती होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा चलता फिरता है। और सवाल ये भी उठता है राकेश, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, और दिल्ली के बीचों बीच क्या एक ऐसा जंगल है अनुज जिसमें हत्या करके शव को फेंक दिया जाए, या शव के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ ठिकाने लगा दिया जाए और कानो कान किसी को भी ना हो? जी बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके का ये जंगल है, अगर इस जंगल के अंदर हम चलेंगे, और अभी हम दिखाएंगे भी कि किस तरीके से घना जंगल है, रात के वक्त अमूमन यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, ऐसे में अपराधियों के लिए कहा जा सकता है कि ये हॉट स्पॉट है। और यहाँ पर ऐसी ये पहली घटना नहीं है, निश्चित तौर पर टुकड़ों को इस तरीके से हत्या करके, जघन्य हत्या करके, जिस तरीके से वो बॉडी के पार्ट्स को यहाँ पर फेंकता था, इससे पहले भी यहाँ पर कई ऐसे मामले हुए हैं, जैसे सुसाइड के मामले हुए हैं, कई अपराध के मामले इस जंगल में हुए हैं, जिसको लेकर इलाके के लोग, जब सुबह हम यहाँ पर पहुँचे थे तो इलाके के लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे थे। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये जंगल जो है, जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर इससे पहले भी कई सारे अपराध हो रखे हैं। तो सबसे खौफनाक कत्ल की दिल्ली पुलिस पड़ताल कर रही है। कत्ल का आरोपी आफ्ताब पुलिस की गिरफ्त में है। टाइम्स नाउ भारत की टीम आधी रात के बाद उसी छतरपुर जंगल में पहुंची जहां आफ्ताब अपनी लिव इन पार्टनर के शरीर के टुकड़ों को फेंका करता था। जंगल के भीतर राकेश हम आ पहुंचे हैं। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन का आखिरी पड़ाव कह सकते हैं कि पहुंच चुका है, कि जंगल के भीतर जब वो आता होगा टुकड़ों को लेकर, भीतर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर अंदर तक या 500 मीटर के दायरे में जाकर वो शरीर के टुकड़ों को फेंकता था। बिल्कुल, अभिषेक के हाथ में ये देखिए बैग है, और इसी तरीके से रोज रात को 2 बजे के बाद वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को इन बैग में भरता था, और उसके बाद जंगल के इस इलाके में लेकर आ जाया करता था। महरौली जंगल, थोड़ी दूर पर हाईवे है, पीछे हाईवे है, और वहां से वो इस अंदर जंगल के इलाके में प्रवेश कर जाया करता था। अभिषेक, एक चीज आपके हिसाब से मैं समझना चाहूं, क्योंकि बाहर तो कोई पुलिस की वैन दिखी नहीं, बैग लेकर आते हुए आपको लगता है कि किसी ने देखा होगा उसे कभी? नहीं, निश्चित तौर पे जो रोड लोग चल रहे हैं उन्होंने शायद नोटिस किया होगा, लेकिन रोड इतना ज्यादा यहाँ पे बिजी है, पुलिस की कोई वैन नहीं है, तो किसी पे शक नहीं हुआ होगा। देखिए, अमूमन ये बहुत चलता हुआ रोड है, यहाँ पे कॉर्पोरेट जो लोग काम करते हैं वो रात में 2-3 बजे तक वापस आते हैं। ऐसे में जब वो रोड बैग लेकर पार करता होगा तो इत्तेफाक रूप से लोगों के दिमाग में यही आता होगा कि शायद कहीं बाहर से आ रहा है, अपने घर के सामान को कूड़े में फेंकने जा रहा है, तो ऐसे में लोगों का शक करना जो है वो वाजिब नहीं होता है। एक चीज और है श्वेता, आप देखिए, चूंकि रात के अंधेरे में वो आता होगा, चूंकि हमारे साथ कैमरा टीम है, कैमरे की अपनी लाइट्स है, और टॉर्च की भी लाइट है। टॉर्च हमने इसीलिए ले रखा हुआ है। हो सकता है वो अपने साथ ऐसे ही
टॉर्च भी लेकर आता होगा। तो एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं राकेश, हम अपनी टॉर्च की लाइट बंद करते हैं। टॉर्च की लाइट नहीं, कैमरे की लाइट को बंद करते हैं। कैमरे की लाइट बंद करिए और उसके बाद टॉर्च की रोशनी से हम दिखाते हैं कि आसपास कितना अंधेरा रहा होगा और कितना डरावना ये माहौल हो सकता है। समझिए, महसूस कीजिए कि यहाँ क्या सिचुएशन रहती होगी। अनुज, जरा आपसे ये समझना चाहूंगी कि रात के अंधेरे में जब वो आके शरीर को टुकड़ों को फेंकता होगा, सुबह दिन के उजाले में पुलिस उसको लेकर आई, उसे याद कैसे रहता है कि उसने कहां पर फेंका है? निश्चित तौर पर, और यही सबसे चैलेंजिंग है पुलिस के लिए। और पुलिस की से जो हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि लगातार वो जो बातें बता रहा है, वहाँ पर पुलिस की टीम जब पहुँच रही है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो पार्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर रात का अंधेरा है और ये जंगल, अगर इस घने जंगल की हम बात करें तो कई किलोमीटर के दायरे में ये जंगल फैला हुआ है। आप तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितना खौफनाक ये जंगल है। रात के वक्त वो आता है, रात के वक्त वो अंधेरे में किसी जगह पर जरा आप अनुज अपनी बात पूरी करिएगा। जरा इस कैमरे की भी लाइट बंद करिए, सारे कैमरे की लाइट बंद करिए, सारे कैमरे की लाइट बंद करिए। और अब आप जो है अगल बगल जरा तस्वीर आप देखिए किस तरीके से टॉर्च की रोशनी, अगर सिर्फ एक टॉर्च की हम रोशनी रखें, आप भी अपनी टॉर्च की रोशनी बंद करिए, आप भी अपनी टॉर्च की रोशनी बंद करिए। अकेले वो आता होगा तो कितना अंधेरा यहाँ पर रहता होगा और इसमें बमुश्किल किसी को देख पाना, किसी को पहचान पाना। और जहां तक टॉर्च की रोशनी है, जरा इसे अगर कैमरामैन फॉलो करें तो इसके अंदर वो इस तरीके से रास्ते को तलाशता होगा और रास्ते को तलाशते हुए आगे बढ़ता होगा। बड़ी जानकारी आफ्ताब के फ्लैट में जांच करने पुलिस सबूत इकट्ठा करने की कवायद लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी है। तो आफ्ताब के फ्लैट पर पहुंची है दिल्ली पुलिस टीम है। श्रद्धा की हत्या के सबूत जुटाने के इरादे से जो है आफ्ताब के फ्लैट पर पहुंची थी। श्वेता, ये वही फ्लैट है जहां हम रात के वक्त और दिन के वक्त भी गए थे। टाइम्स नाउ भारत की टीम जो है वो पहुंची थी और वो उस फ्लैट की तस्वीर जो है दिखाने की कोशिश की थी। आज सीन रिक्रिएट करने की बात सामने आ रही थी। अब दिल्ली पुलिस की टीम जो है उन्हीं गलियों से होते हुए आफ्ताब के उस फ्लैट में पहुंची है जहां उसने इस जघन्य हत्याकांड को जो है अंजाम दिया। और अभी तक जो स्टेटमेंट वो दे रहा है आफ्ताब, उस स्टेटमेंट को बदलता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है यहां पर सीन रिक्रिएट कर सकती है। बिल्कुल, तो देखिए टीम जिस वक्त छतरपुर दिल्ली स्थित उस फ्लैट में पहुंची जहां श्रद्धा की हत्या की गई थी, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए थे और उसके बाद उन्हें जंगल में फेंका गया था। बताया भी जा रहा है कि जो किचन था वहां पर कुछ खून की छींटें भी मिली थी। हालांकि आफ्ताब ने पूरी कोशिश इस बात को लेकर की थी कि कोई भी सबूत रह ना जाए, लेकिन देखिए दिल्ली पुलिस की जो टीम है इस पूरे हत्याकांड की जांच में लगी हुई है और सबूत इकट्ठा करने के लिए कल उस जंगल में भी आफ्ताब को लेकर पहुंची थी टीम और आज आफ्ताब के फ्लैट में पहुंची है ये टीम। और अभी तक 13 टुकड़े मिल चुके हैं। बॉडी पार्ट्स जो मिले हैं उसको प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी यही बताया जा रहा है कि वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम जो है आफ्ताब के फ्लैट पर पहुंची है जांच करने। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।